नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। देश के अर्थ मंत्री ने कहा कि जो कोरोना का लॉकडाउन है और जो पैंडेमिक के वजह से अर्थव्यवस्था का जो भी बुरा हाल है वह दरअसल एक्ट ऑफ गॉड है। चौंकिए मत, एक्ट ऑफ गॉड आपने सुना होगा शायद फिल्म में, अक्षय कुमार और परेश रावल की एक फिल्म है ओ माय गॉड, देखी है आपने? उसमें एक भूकंप आता है, उसके बाद LIC वाला कहता है कि यह एक्ट ऑफ गॉड है। वैसा ही देश की अर्थ मंत्री ने, निर्मला सीतारमण जी ने, यह शब्द ऐसे ही यूज किए कि यह पैंडेमिक और इसके वजह से वर्स्ट होती हुई अर्थव्यवस्था यह दरअसल एक्ट ऑफ गॉड है। कल ही GDP के आंकड़े आए तो GDP के आंकड़े धरातल से धड़कर गिर गए। वो गिरे इतने कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पिछले 2 दशक में भी इतनी गिरावट नहीं हुई, -23.90%। कहाँ हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, कहाँ हम सपना देख रहे थे डेवलप्ड इंडिया का, कहाँ हम कह रहे थे कि 10% तक हमारा डबल डिजिट GDP होगा। दरअसल डबल डिजिट GDP के तो हुआ, लेकिन वो निगेटिव में हुआ। आपके मन में एक सवाल होगा, क्या सिर्फ भारत की ही GDP गिरी है? नहीं, GDP सबकी गिरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पैंडेमिक के वजह से सबकी GDP गिरी है। हमारा जो प्रॉब्लम है वह हमारी सरकार है कि वह निग्लिजेंस कर रही है, वह सब अच्छा दिखाने के चक्कर में है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोर के साथ नाच रहे हैं, मोर के साथ बंसी बजा रहे हैं। वह दिखा रहे हैं कि वो कितना शानो शौकत से और कितने पीसफुली रह रहे हैं। दरअसल यह शांति जो प्रधानमंत्री के साथ वह मोर नाचने वाली शांति है, वह शांति हमारे भारतीय जनमानस में अभी नहीं है। आप कश्मीर से आती हुई इस रिपोर्ट को देखिए। मंजूर अल हसन साहब एक रिपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 365 दिनों से वहां पे टोटल लॉकडाउन है। पहले एब्रोगेशन का लॉकडाउन था, जब आर्टिकल 370 हटाया गया, बाद में कोरोना का लॉकडाउन हुआ। वहां की पूरी अर्थव्यवस्था ट्रैवलिंग के बिजनेस पे है। टूरिज्म ही उनका बैकबोन है कश्मीर की इकोनॉमी का। अब यह हुआ है कि उनके पास ना खाने के लिए सामान बचा है, ना कोई पैसा है, ना कोई बिजनेस है, और इसके ऊपर ना कोई सरकारी मदद। मंजूर अल हसन साहब की रिपोर्ट देखिए तो आपको पता चलेगा कि नाचने वाले मोर और उसके साथ घूमते प्रधानमंत्री, यह दृश्य कितना विचित्र है, जबकि ग्राउंड पे सिचुएशन इसके बरक्स पूरी उल्टी सिचुएशन है। कश्मीर में 365 दिनों से ज़्यादा का लॉकडाउन और मुश्किलात, जो डिफरेंट शोबों से वाबस्ता लोग हैं उनकी मुश्किलात। आज हम आए हैं बाहर बात करने ट्रांसपोर्टर्स से, उनकी क्या मुश्किलात है और उनके लिए ये 365 दिन का लॉकडाउन क्या मायने रखता है और क्या मुश्किलात और क्या उनके फैमिली पे इसका असर पड़ा। हमारे साथ अभी शेख मोहम्मद यूसुफ साहब है जो लीडर है ट्रांसपोर्टर्स के, इनसे हम बात करेंगे। तो यूसुफ साहब, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। आपसे ये जानेंगे जो 365 दिन का जो लॉकडाउन है उसका क्या मतलब है? वैसे हमारे लिए तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से हम लोग वाबस्ता है, हमारे लिए हम पिछले 3 दहाइयों से पीछे जा रहे हैं नामसाइद हालात की वजह से। लेकिन खुसूसन इस साल जो अगस्त 2019 से लेकर आज तक ऐसी हालत ट्रांसपोर्ट की कभी नहीं हुई थी। हम ट्रांसपोर्टर अभी बहुत ही खस्ता हाली का शिकार हुए हैं। हमारे बच्चे भूखे मरे। हमने गवर्नमेंट के साथ रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी सुनी। हमने रिप्रेजेंटेशंस भी दे दिए। हम बशीर खान साहब से भी मिले, हम के शर्मा साहब से भी मिले, हम मुर्मू साहब से भी मिले, हम ड्यूकाम साहब से भी मिले, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से भी मिले। हमने अपनी मुश्किलात से उन्हें आगाह किया, लेकिन उन्होंने यकीन दहानी के बगैर आज तक हमारी एक बात भी, एक मुतालबे पे भी गौर नहीं किया। कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं और वो कैसे मुश्किलातों में अभी गिरे हुए हैं? हमारे साथ 50,000 जो कमर्शियल गाड़ियाँ जुड़ी हुई है कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से जो वाबस्ता है। उसमें हमारे बिग बसेस है, मिनी बसेस है, सोमूज, टैक्सी मैक्सी कैब्स है, ऑटो रिक्शा वाले हैं।
یہ ٹپر ٹرک والے ہیں, لوڈ کیریئر والے ہیں, جو کمرشل گاڑیاں جو بھی یہ وہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, ہماری اس ایسوسیشن کے ساتھ منسلک ہے, ان کی حالات ابتر ہے. اس وقت ہمارے جو گھروں کی حالات ہے, ہماری مالی حالات وہ بالکل خستہ حال ہے. ہماری گاڑیوں کا قرضہ تھا وہ بھی ہم نہیں اتار سکے. یہاں سے بینکوں نے ہمیں بہت تنگ کیا. یہاں سے ہمارے جو عیال ہے وہ کافی بھاگا کشی کا شکار ہوئے. ہمارے ڈرائیور, ہماری گاڑیاں سڑ گئی. ہم نے جو گاڑیوں کا انشورنس کیے تھے, چاہے بس, منی بس, میکسی کیبز, ان کا انشور کیا تھا پچھلے سال, تو اس سال وہ بھی ختم ہوا. 1 سال سے وہ بھی ختم ہوا ہے. ہمارے جو گاڑی والے ہیں وہ ابھی اپنی گاڑیوں کا انشور کرنے کے قابل بھی نہیں رہے. ان کو قرضہ لینا ہے پہلے, پھر ان کو گاڑیوں کا انشور کرنا ہے, پھر لینا ہے. گورنمنٹ ہمارے بارے میں جو ہم نے یہ مطالبہ بھی گورنمنٹ سے کیا تھا کہ آپ ہماری گاڑیوں کا جو انشورنس سرٹیفکیٹ ہے وہ 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کی جائے, اس کی ویلیڈیٹی بڑھا دی جائے 1 سال کے لیے. تو انہوں نے وہ مطالبہ بھی مانا, لیکن عملی طور ابھی تک کچھ نہیں آیا ہمارے سامنے. تو آپ نے جو بولا کہ 50,000 سے بھی زیادہ لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں آپ کی ایسوسیشن سے, تو کچھ لوگ اس سیکٹر کو چھوڑ کے کچھ اور کام کر رہے ہیں, تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی, جب گورنمنٹ نے ہماری ایک بات بھی نہیں سنی, ہمارے مطالبات پہ غور نہیں کیا, ہمارے ڈرائیور مجبور ہو گئے. اپنی گاڑیوں میں ہم نے, کسی نے چائے بھیجی, کسی نے دوپٹے بھیجے, کسی نے فروٹ بھیجا. وہ مجبور ہو گئے اپنی عیال کی کفالت کرنے کے لیے. ہمیں گورنمنٹ نے مجبور کیا یہ کام کرنے کے لیے کہ آپ ہمارے ڈرائیوروں کو اپنے عیال کی کفالت کے لیے مجبور کیا گیا. سڑکوں پہ آنے کے لیے ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم بھیک مانگنے کے لیے NGOز کے پاس بھی گئے. تو کسی نے ہماری مدد کی. بہت سی NGOز ہیں جنہوں نے تھوڑی بہت ہماری ہیلپ کی, لیکن اس سے ہمارا گزارا نہیں ہوا. ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اسکول میں, ہمیں اسکولوں کا فیس کی ادائیگی کرنے میں تاخیر ہوئی ہے. ہم اسکول کا فیس بھی ادا نہیں کر سکتے اپنے بچوں کا. جو ہمارے بچے ہیں ٹرانسپورٹ سیکٹر سے, ہم 50,000 جو اونر اس کے ساتھ 50,000 کے ساتھ 3 فیملیاں منسلک ہے. ایک تو ڈرائیور ہے, ایک تو مالک ہے, ایک تو کنڈکٹر کی فیملی ہے. 3 گھروں کی فیملیاں ہمارے ساتھ, ایک ٹرانسپورٹر کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ تقریباً 1.5 لاکھ لوگ جڑے ہوئے ہیں, 1.5 لاکھ فیملیز جڑی ہوئی ہے ہمارے اس سیکٹر کے ساتھ. تو آپ کی کیا ڈیمانڈ ہوگی, کیونکہ اتنے لوگ وابستہ ہے, ڈرائیور حضرات, اس کے بعد کنڈکٹرز, اس کے بعد اور بھی جو لوگ جڑے ہوئے ہیں, تو وہ ابھی آپ نے بولا فاقہ کشی کے شکار ہے. تو کیا ڈیمانڈ رہے گی آپ کی گورنمنٹ سے؟ ہماری ڈیمانڈ, پہلی ڈیمانڈ ہماری یہی ہے کہ جو ہمارے ٹرانسپورٹر ہے, ٹرانسپورٹ اونر جو گاڑیوں کے ٹرانسپورٹر کے حق میں کمپنسیشن دیا جائے, اور جو ڈرائیور اور کنڈکٹر ہے ان کے حق میں فائنانشیل گرانٹ دیا جائے, فائنانشیل اسسٹنس ان کے دیا جائے, مالی امداد ان کو کیا جائے تاکہ وہ اپنے عیال کی کفالت کر سکے. تیسری ڈیمانڈ ہماری ہے کہ جو ہمارے انشورنس سرٹیفکیٹ جو انویلڈ ہوئے ہیں ان کی ویلیڈیٹی 1 سال کے لیے بڑھا دی جائے. چوتھا مطالبہ ہے ہمارا کہ جو انہوں نے ہمیں ٹوکن ٹیکس, انہوں نے ہمیں اس لاک ڈاؤن کے دوران گورنمنٹ نے راحت دینے کے بجائے ہمارے ٹوکن ٹیکس کو ڈبل کیا, دگنا کیا, اس کی ریٹ بڑھا دی. ان کو یہاں پہ آفیسر جو بیٹھے ہیں وہ نہ پتہ, ان کو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, ان کی گاڑیاں بیٹھی ہوئی ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم پہ یہ ایک اور بوجھ انہوں نے ڈالا, جو ٹوکن ٹیکس. ہم چاہتے ہیں کہ یہ رول بیک ہونا چاہیے, یہ جو آرڈر انہوں نے ٹوکن ٹیکس بڑھانے کا, یہ رول بیک ہونا چاہیے. اور ہماری جو یہ ہمیں جرمانہ, اور اس کے بعد یہ ہمیں جب ہم انشور کرنے جائیں گے یا ہم ویلیڈیٹی کاغذوں کی کرنے جاتے ہیں RTO آفس میں, وہاں ہمیں پھر وہ بولتے ہیں آپ کو جی جرمانہ بھرنا پڑے گا, ٹوکن ٹیکس میں آپ کو پینلٹیز بھرنی پڑے گی. وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی ہم نے ریپرزنٹیشن دی ہے. ہماری ڈیمانڈ 5-6 ڈیمانڈ ہے, اور جینوئن ڈیمانڈ سے. ہم گورنمنٹ سے کوئی یہ نہیں, آپ دیکھیے ہمارے ڈرائیور ابھی ہمارے ڈرائیور کہاں سے لائیں گے؟ کوئی کسی کو 40,000 لانا ہے, کسی کو 70,000 لانا ہے, انشور کرنا ہے پہلے گاڑی کو, اس کے بعد اس کو گاڑی نکالنی ہے مارکیٹ میں, اس کے بعد اس کو بیٹری کا بندوبست کرنا ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے اونروں کو کمپنسیشن دے تاکہ ہم ان گاڑیوں کا انشور کریں. ان کی جو بیٹریاں ختم ہوئی ہے, بیٹھ کے 1 سال سے گاڑیاں سڑ رہی ہے, گھروں میں اڈوں میں گاڑیاں سڑ رہی ہے, ہمارے اونر فاقہ کشی کا شکار ہے.
हम गवर्नमेंट से हम जो नए गवर्नर साहब आए हैं हम उनसे पुरजोर अपील करते हैं। मैं कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बहसीत जनरल सेक्रेटरी उनसे मुहदबाना गुजारिश करता हूं कि हमारे जो दाद रसाई है उस पर हमदर्दाना गौर किया जाए और हमारे जो जेन्युइन मुतालबात है उनको हमदर्दाना गौर करके उनको हमारे हक़ में वागुजार किया जाए, जो इमदाद है। शुक्रिया आपका। तो ये थे मोहम्मद यूसुफ साहब जो एक खाका खींच रहे थे जो ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल है उसका। तो आगे हम और भी जो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता ड्राइवर है, कंडक्टर है या और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे वो पर्सनली ये लॉकडाउन और इससे जुड़े जो बाकी चीज़ें हैं उन्होंने इनको कैसे अफेक्ट किया। आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स की और 365 दिन से ज़्यादा का लॉकडाउन और मुश्किलात जो उन लोगों को हुए। तो हम कुछ और लोगों से बात करेंगे क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो एक जन की बात नहीं आती है, ये पूरे एक कम्युनिटी होती है, उसके साथ ड्राइवर, कंडक्टर और गाड़ी का ओनर जुड़ा होता है। तो हम आज उन सब से बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग जुड़े हैं जो ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता है, उनसे जानेंगे कि उनका पर्सनल लॉस कितना हुआ इस लॉकडाउन में। आप अपना नाम बताइए और कैसे आपको नुकसान उठाना पड़ा इन 365 दिन के लॉकडाउन का। मेरा नाम है फेरोज़ अहमद ज़र्ग। जहाँ तक 365 की दिनों की बात है, ये 365 दिनों की बात नहीं है बल्कि ये 32 साल का मसला है। यहाँ ना मसाजिद हालात होने के बावजूद यहाँ रोज़ बरोज़ हड़तालें होते हैं, कर्फ्यू होते हैं और 5 अगस्त से लेकर 2019 से लेकर 1 साल हो गया आज तक, इससे हमको काफ़ी नुकसान हुआ। और एक ट्रांसपोर्टर होने के नाते इसमें हमारे एक गाड़ी उधर से इधर नहीं हुई है बल्कि हमारे इनकम पर इतना असर पड़ गया क्या हमारे जायदाद जो है, घर में सोना है या कुछ है, ये हमको बिकना पड़ा। घर में कुछ एहसास थे तो वो हमने ख़त्म किया। गवर्नमेंट ने हमको कुछ मदद नहीं किया बल्कि दुकानदारों का हमें कर्जा चढ़ गया। आज फी ट्रांसपोर्टरों को कम से कम 50-60 हज़ार रुपया दुकानदारों का कर्जा है। हम गवर्नमेंट जो है हमको कुछ मदद नहीं किया। तो हमारे गाड़ियाँ जो हैं बैठी हुई हैं, गाड़ियों का वैलिडिटी कागजात जो हैं वो ख़त्म हो गए। इंश्योरेंस का मसला है जिसको गाड़ी को कम से कम 30-35 हज़ार रुपया भरना पड़ा है। ये हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इंश्योरेंस करके गाड़ियों को रोड पर लाएंगे। दूसरी बात है टोकन टैक्स का जो जहाँ तक मसला है, जहाँ हम 600 रुपया पर क्वार्टर भरते हैं, गवर्नमेंट ने हमको 1200 रुपया कर दिया। और फिटनेस का मसला है, फिटनेस तब तक नहीं हो जाती है जब तक न इंश्योरेंस हो। तो हम अपनी गाड़ी को मार्केट में नहीं ला सकते हैं क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। और तीसरी बात है बैटरी कम से कम हमको आते हैं 15,000, 10,000, 15,000 की। तो वो बैटरी के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, उसको लाएंगे तो वो ख़त्म हो गई। तीसरी बात जो गाड़ियों का है, हमारा टायर बस्ट हो गए, 1 साल से बैठे हुए हैं। तो या से पर ये डीजल मोबाइल ख़त्म हो गया, मोबाइल के लिए हमको पैसे नहीं हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट हमको इमदाद दे, बड़ा इमदाद दे ताकि हम रोड पर आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ और लोग जुड़ेंगे, इनसे हम पूछेंगे कि इस लॉकडाउन में कोई काम नहीं कर पाए आप, तो कैसे आपको पर्सनली नुकसान उठाना पड़ा और कैसे आपने अपनी फैमिली को इस दौरान चलाया। मेरा नाम ज़ूर अहमद मीर है। मेरे पास कुछ गाड़ियाँ हैं, अपनी पर्सनल मैं गाड़ियों का ऑनर हूँ, खुद नहीं चलाता हूँ, ऑनर हूँ। हमको बहुत खसारा हुआ है। मुझे कुछ गाड़ियाँ टूरिस्ट के साथ भी वाबस्ता है और कुछ लोकल रोड पे चलती है गाड़ियाँ। पहला हमारा ये मसला हो गया कि हमारे गाड़ियों के सारे डॉक्यूमेंट्स ख़त्म हो गए हैं। दूसरे कि हमने गवर्नमेंट को बोला था हमको कुछ इंश्योरेंस को एक्सटेंशन कर दो या और कुछ कर दो, गवर्नमेंट ये करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा तो मसला है हम तो 1200 रुपये टोकन भरते थे, उसमें तो 4800 रुपीज़ हो गए हैं।
کہ گاڑیاں 1 سال سے کھڑا ہے, اس میں بیٹریاں سب ختم ہو گئے ہیں. اس لیے ہم نے اس سال بہت فاقہ کشی کیا ہے, کسی نے کچھ مدد ہی نہیں کیا ہے. تو اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ ہم کو یہ انشورنس ایکسٹینشن کر دو, اور اگر ہم ڈاکومنٹس کرنے جاتے ہیں آر ٹی او آفس کے لیے, پہلے تو وہ انشورنس مانگتے ہیں کہ انشورنس کے لیے کچھ پیسے نہیں ہیں. یا اگر ہم کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں, ان کو تو پتہ ہے یہ ٹرانسپورٹر ہے, وہ بھی ادھار نہیں دیتے ہیں. ہمارے بچے تو سکول میں, میرے بچے تو گرین ویلی میں پڑھتے ہیں اور آر پی سکول میں پڑھتے ہیں, وہ بھی بہت تنگ کرتے ہیں فیس دے دو, مگر ہم کو فیس کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں, ہم کو کچھ ریزرونیشن کچھ بھی نہیں ملتی ہے. تو اب آپ کی کیا ڈیمانڈ ہوگی گورنمنٹ سے, کیا چاہتے ہیں آپ پرسنلی؟ ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں, ہمارے گاڑی کو کچھ فائنانس بھی ہے, ہم گورنمنٹ کو یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں ہمارا کچھ قرضہ معاف کیا جائے اور ڈاکومنٹس کو ایکسٹینشن کیا جائے, انشورنس کو ایکسٹینشن کیا جائے, ڈاکومنٹس کو ایکسٹینشن کیا جائے, خاص کر انشورنس کو, اور کچھ ڈرائیور کو ریلیف مل جائے ایسے کہ ہم گھر کا کفالت کر سکیں. شکریہ. تو یہاں پہ جیسے جب بھی ٹرانسپورٹ کی بات آتی ہے تو جو ڈرائیور ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایک ممبر ہوتا ہے ایک ٹرانسپورٹ سیکٹر میں. تو یہاں پہ اس سے جڑے ہوئے ہمارے پاس ایک بندے ہیں, تو ان سے ہم بات کریں گے تو کیسے انہوں نے نقصان اٹھایا اور کیا یہ مطالبہ کرتے ہیں گورنمنٹ سے. میرا نام محمد لطیف بابا ہوں, میں ٹرانسپورٹر ہوں. ہم 1 سال سے بہت تنگ ہوا. یہ جو لاک ڈاؤن ہوا اس سے پہلے 370 کی بات آئی, اس سے پہلے بھی ہم نے بہت نقصان اٹھایا. 2016 میں 2014 میں جب سیلاب آیا ہمارا نقصان ہوا. اس دن ہمارے گورنمنٹ نے کچھ نہیں کی. ہمارے جو کاغذ ہے جو ڈاکومنٹس ہے اس کو بھی جرمانہ بھرنا ہے. آج جو ہوا ہمارے ساتھ ہوا وہ بہت ناانصافی ہوا, ہمیں کچھ نہیں ملا ہے, گورنمنٹ نے ہمیں کوئی مدد نہیں. جب تک کہ دہلی کی گورنمنٹ نے کیجریوال صاحب نے اس نے 10,000 روپیہ 5,000 روپیہ فی گاڑی کو دیا, یہاں 5 پیسے بھی گورنمنٹ نے نہیں دیا ہمیں. صرف یہ کہا کچھ کوئی بات, ہم نے گیا ڈی سی صاحب کے پاس گیا, ڈیوکام کے پاس گیا, ماں اس نے سن لیا صاحب مگر کچھ نہیں کیا. ہمارے ڈرائیور اس وقت فاقہ کشی پر ہے. سب ڈرائیور جو کنڈکٹر ہیں یا مالک ہو وہ غریب ہے, وہ کیا کرے گا بیچارہ, اس کا بچہ بھی ہے, چھوٹا بچہ ہے, بیوی ہے, وہ فاقہ کشی پر ہے اس وقت. ہم یہ بات اللہ پاک کی قسم, میں نے بہت ڈرائیور اس کے پاس 10 پیسے بھی نہیں ہیں, وہ بھیک مانگتے ہیں. جب ہم ٹرانسپورٹر لوگوں کو کھلاتا پلاتے ہیں, ہمارے پاس آتا ہے بہت لوگ, شام کو 10 روپے 20 روپے 50 روپے دیتے ہیں ہم. کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے, ہم فری میں اس کو گاڑی میں چڑھاتے ہیں. جو ڈاکٹر ہے یا بڑی افسر ہے اس نے ہمیں ہاف ریٹ پر ٹرانسپورٹر نے چڑھایا گاڑی میں. اگر 50 پیسے دیا اس نے 25 پیسے دیا, چاہے یا 10 روپیہ ریٹ ہو وہ 5 روپیہ اس نے نہیں دیا. لیکن ہمارے پاس ہم کو کوئی گورنمنٹ کچھ توجہ بھی نہیں دیتا ہے. ہم یہی بات ختم کرتا ہوں, میں خاص کر گورنمنٹ جو بھی ہے یا ڈیوکام ہے, ڈی سی صاحب ہیں, ہمارے پاس کچھ نظر ثانی کرے. اچھا, کچھ جو ڈرائیور حضرات ہیں یا کچھ اونر ہیں انہوں نے اس سیکٹر میں اس سیکٹر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے, تو آپ ان کو موٹیویٹ کیسے کریں گے؟ کیا آپ کے پاس وہ چیزیں ہے, وہ لیول ہے کہ ابھی آپ ان کو موٹیویٹ کر کے اس سیکٹر کی طرف واپس مائل کریں؟ ہاں, اگر گورنمنٹ ہمارے توجہ دیا, اگر 10,000 روپیہ دے گا گورنمنٹ پر ڈرائیور کو تو ہو سکتا ہے وہ واپس آیا, ورنہ کیا خالی آئے گا. تو یہاں جب گورنمنٹ نے ہمیں دیا چھوٹ 10 گاڑیاں یا 50 گاڑی کے بعد 25 گاڑیاں چلاؤ, لیکن لوگ نہیں چڑھتے ہیں ہمیں گاڑی میں, کم پرسنٹیج میں گاڑی میں چڑھتا ہے پیسنجر. ہم یہی گورنمنٹ سے ہمارے جب کسی گاڑی پر ہیں پرائیویٹ لون ہے وہ بھی بیچارہ ختم ہوا. اگر گاڑی 3 لاکھ کی ہے 1.5 لاکھ اس کا پرائیویٹ فائنانس ہے, وہ پرائیویٹ فائنانس والے وہ گاڑی کھائے گا, اس کو وہ کیا کرے گا. ہم یہ گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتا ہے ہمارے طرف توجہ دیا. تو آپ کافی سالوں سے اس ٹرانسپورٹ سیکٹر میں وابستہ ہے, تو ابھی آپ کے گھر کے کیا حالات ہیں اور پرسنلی آپ کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا اور کیسے آپ ابھی اپنی فیملی کو چلاتے ہیں؟ ہم اپنی فیملی سے کیا کہے گا, ہم تو اس وقت اگر
जब मेरे पास कुछ पैसा है तो मैं गुजारा करता है। जो मेरे जो नीचे है दूसरा आदमी, वो भीख मांगते हैं सड़कों पे, वो क्या करेगा बेचारा? जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? वो दुकानदार के पास जाता है तो वो नहीं देता है उसको। आप ट्रांसपोर्टर हैं, कहाँ से देगा आप? आपको एक साल में घर में हुआ तो क्या करेगा? शुक्रिया। तो ये आपने सुनी दर्द की कहानी, लॉकडाउन की वजह से कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ा इन सब लोगों को। हम और भी लोगों से बात करेंगे आगे, आप हमसे जुड़े रहिए। मेरे साथ अभी यहाँ गुलजार साहब जुड़े हैं। 365 दिन से ज़्यादा हुए हैं जब इन्होंने गाड़ी अपनी खड़ा की है, और वो खड़े ही रह गई क्योंकि कोई काम नहीं हो सका। तो जो इनको नुकसान उठाना पड़ा, हम इनसे ही जानेंगे कि कितना नुकसान उठाना पड़ा और क्या मतलब है इस 365 दिन के लॉकडाउन का इनकी लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम। तो आप बताइए कि 365 दिन का लॉकडाउन हुआ तो आपने कैसे अपने फैमिली को चलाया, कितना नुकसान उठाना पड़ा? हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हमारे फैमिली फाका कशी पे आ गए हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अभी स्कूल बंद भी पड़े हुए हैं। हमें फ़ीस मांगा जा रहा है जो हम फ़ीस नहीं दे पाएंगे। डीसी साहब ने हमें कुछ मदद किया, 2 किलो चावल और 1 किलो आटा और छोटी सी तेल की 1 बोतल। बड़ी मेहरबानी है उनकी कि उन्होंने इतना दे दिया, जबकि दिल्ली वालों ने एक ड्राइवर को 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार पैकेज उनको दे दिया। मगर हम ये नहीं जानते कि हमारे साथ सौतेलापन क्यों। इतने हम कौम को खदमत करते हैं, दिन रात हम बाहर रहते हैं, अपने घरों में जाने ही नहीं पाते। हम दिन रात हम सड़क पे होते हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, फिर भी हमें इग्नोर किया जाता है। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट थी जिन्होंने हमें को इग्नोर नहीं किया। जब भी हम कुछ मांगने जाते हैं हमें कुछ नहीं दिया जाता है। हर एक सेक्टर को कोई ना कोई फाइनेंस दिया जाता है, मगर हम ट्रांसपोर्टरों को कुछ नहीं दिया जाता है। हमारे ड्राइवर साहब, कंडक्टर साहब फाका कशी पे आ गए। हम भीख भी नहीं मांग सकते हैं। हम भीख पे आ जाते हैं मगर हम भीख नहीं मांग सकते। हम मेहनत कश आदमी हैं, मगर तब भी हमें गवर्नमेंट ने कोई भी सहायता नहीं किया। हमसे कुछ इमदाद करते, हमारी गाड़ी चलाने के लिए कुछ पैसा देते जिसे हम इंश्योर करते, हम गाड़ियों को खड़े करते, कम से कम हम भी रोज़गार अपना कमाते। मगर गवर्नमेंट हमारे साथ कोई ताउन नहीं करते हैं। हम बहुत मुश्किल में है इस वक्त। हमारे ड्राइवर कंडक्टर बहुत परेशान है। हमारे घर में दवाई नहीं है बच्चों के लिए लाने के लिए। उनके लिए कुछ, अभी हाल ही में ईद थी, हमने ईद देखी ही नहीं। हमारी ईद कहाँ थी? 3 ईद से हमारे बच्चों ने ना ईद देखी ना कुछ देखा। हम मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। तो आपने बच्चों की बात की, आपने बोला बच्चों का जो एजुकेशन है वो ऑलरेडी सफ़र हो गया। तो जब आप कमाई नहीं कर पा रहे तो उनका एजुकेशन आप कैसे देखते हैं, उनका फ्यूचर? कुछ नहीं, हमें लग रहा है कि हमारे बच्चे अब कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ना तो दूर है, हमारे बच्चे भीख पे आ जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ नहीं कर रही है। हमारे स्कूल वाले फ़ीस मांग रहे हैं, वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं हमें कि फ़ीस दे दो। जब तक आप फ़ीस नहीं दोगे, क्योंकि ऑनलाइन कुछ एग्ज़ाम्स इन्होंने दे दिए, जैसे कि हमारे बच्चे ऑनलाइन भी नहीं हो सकते कि हमारे पास ऐसे मोबाइल थे ही नहीं जिससे मैं अपने बच्चों को वो एग्ज़ाम देते। हम बैठे रहे, फिर कुछ स्कूलों ने छोटे से पेपर हमको दे दिए, वो भी वो सबमिट नहीं करने देते, बोलते पहले फ़ीस ले आओ। हमारे पास कुछ नहीं है। अब हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमारे पास जो किताबें हम सड़क पे बेच देंगे उनको, फिर हम कुछ खाएंगे कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया। इस बारे में तो क्या डिमांड करेंगे आप गवर्नमेंट से? हमें हमारे साथ कोई ना कोई ये पैकेज ऐसा करे कि जिससे हम खड़े हो जाएंगे। हमारी गाड़ियों को देखो आप, खड़ी नहीं है। हमारी गाड़ियों को इंश्योर ख़त्म हुआ है, कागज़ ख़त्म है। हमारे टोकन इन्होंने डबल कर दिए। ये ऐसा मसला है कि खाली इधर टोकन, एक तो गाड़ी बैठी हुई है 1 साल से, और टोकन इन्होंने डबल कर दिए। 600 को इन्होंने 1200 कर दिया। 1 क्वार्टर साल में हमारे 4800 रुपये लग रहे हैं, जिसे 2400 लग रहे थे। हर एक चीज़ में इन्होंने बढ़ाया, हर एक चीज़ में तेल में चढ़ गया, हर एक चीज़ में चढ़ गया, मगर हम ख़त्म हो गए। ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर पहले ही कब्र में आ चुका था। अब इन्होंने इसको ये किया, कब्र बंद करने की कोशिश की। अब ये बंद करेंगे गवर्नमेंट को कब्र में। हम कब्र के नीचे आ गए हैं, अब इनको मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम मिट्टी के नीचे आ जाएगा, ये सेक्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। इस सेक्टर में अब कुछ नहीं बचा है, ना हम कुछ कर सकते हैं। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। देखो सर, हमको 2 साल हो गए बैठे हुए।
यहाँ से अड्डा निकाला, फिर वो भी 2-3 साल हो गए। अब गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेता। हमारे घर में फाका कशी हो गई, खुदा की कसम। देखो हमारा दुकान वो है बंद, सुबह आया 1 पैसा भी नहीं कमाया, हम ख़त्म हो गए, हमारे बच्चे भी ख़त्म हो गए। गवर्नमेंट हमारे साथ कोई लेन देन नहीं रखता है, से ये बनाता है वो बनाता है, इधर बंद करता है उधर बंद कर, हम ना इधर से गाड़ियाँ आती है ना इधर से गाड़ियाँ आती है, हम ख़त्म हो गए। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं हमारे साथ भी कुछ करे, अगर उनको दुकान उठाना है क्या करना है हमारे साथ कुछ फैसला करे, हमारे साथ कुछ रोज़गार की चाहिए, कुछ दे दो हमको। 2 साल हो गए हमको इधर, हम सुबह आया घर निकल गया ऐसे ही, 1 पैसा भी नहीं कमाया। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन। जी हाँ दोस्तों, दिल का दर्द बहुत लोग नहीं समझते। आज हम आए थे ट्रांसपोर्टर से बात करने के लिए, उनके दिल का दर्द जानने के लिए, और जो मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा 365 दिन से ज़्यादा के लॉकडाउन में, तो वो उनके दिल का हाल जानना बहुत ही ज़रूरी था। हम उम्मीद करते हैं जो सरकार है वो भी उनके दिल का हाल जाने और उनके साथ जो भी वादे किए हैं वो पूरे हो, तभी जो 50,000 से भी ज़्यादा लोग इससे वाबस्ता है, इससे जुड़े हैं, उनकी फैमिलीज़ जो है वो भुखमरी का शिकार ना हो। कैमरामैन शेख मोमिन के साथ मैं मंजूर हसन, श्रीनगर से इंडिया बुलेटिन के लिए।